सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कवर कर लिया था पिछले वीडियोस में। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके उनको देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड स्पेस के बारे में। ये जियोग्राफी का एक तरह से बोला जाए तो 6-7 चैप्टर्स के बाद ये वाला चैप्टर आता है। ये जियोग्राफी का चैप्टर है, बट हिस्ट्री में ये दिया गया है तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। और जो जियोग्राफी लिया है वो बच्चे तो तब तो बढ़िया है, अगर आप नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं पूरी स्टोरी के साथ बस आप सुनते जाइए, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड स्पेस। अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सारी प्रोवाइड की गई हैं। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। पहले तो हम टाइम एंड स्पेस के बारे में समझेंगे कि है क्या चीज़। तो फर्स्ट पॉइंट इज जनरली टाइम एंड स्पेस सीम टू बी टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जनरली मतलब सामान्य रूप से अगर हम देखें तो टाइम एंड स्पेस, समय और अंतरिक्ष, दो अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट बोथ आर नॉट सेपरेट बट आर रिलेटेड टू ईच अदर। जबकि दोनों अलग अलग ना होकर एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर डिपेंड है। बिकॉज वाइल वी कैन नॉट अंडरस्टैंड टाइम विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, सिमिलरली द नॉलेज ऑफ स्पेस। इसमें कहा गया है कि क्योंकि जहाँ अंतरिक्ष की कॉन्सेप्ट मतलब जो अंतरिक्ष कॉन्सेप्ट है उसको समझे बिना हम समय को नहीं समझ सकते, उसी प्रकार बिना समय को समझे हम अंतरिक्ष को नहीं समझ पाएंगे, उसका ज्ञान अधूरा है। अगर हम पढ़ेंगे तो टाइम एंड स्पेस दोनों को साथ लेकर ही पढ़ पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज ancient Indian scholars and scientists have understood and studied the concept of time and space together। अगर हम प्राचीन भारतीय जो विद्वान थे और जो वैज्ञानिक थे उनके अगर अकॉर्डिंग बोले तो वो दोनों साथ में ही अध्ययन किए। कैसे? वो दोनों टाइम एंड स्पेस के बारे में वैज्ञानिकों ने अलग तरीके से इसके बारे में समझा और जो विद्वान थे उन्होंने अलग समझा, लेकिन दोनों का जो कॉन्सेप्ट था वो एक ही था, टाइम एंड स्पेस। और वो दोनों जो थे उनकी मजबूरी थी टाइम एंड स्पेस को एक साथ पढ़ना, क्योंकि वो दोनों इंटर रिलेटेड थे। बिकॉज बिना टाइम के हम स्पेस के बारे में नहीं पढ़ पाते और बिना स्पेस के हम टाइम के बारे में नहीं पढ़ पाते। बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट एंड रोटेशन स्पीड ऑफ स्पेस, यूनिवर्स एंड इट्स प्लैनेट्स। यही बताया गया है इसमें कि हम, क्योंकि समय की अवधारणा, अंतरिक्ष और जो ब्रह्मांड है हमारा और उसमें जो ग्रह हैं उनकी जो मूवमेंट है ना, उनके जो टाइम मूवमेंट है, उनका रोटेशन है, उनकी स्पीड है, ये सारी चीज़ें तो टाइम में आ गई और वो हो गया स्पेस। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हुआ, ये दोनों पर एक दोनों के ऊपर ये डिपेंडेंट है। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। हमारा चैप्टर का नाम ही यही है और इसके बारे में ही हमें यहाँ पर पढ़ना है कि टाइम एंड स्पेस, टाइम का कॉन्सेप्ट एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट, टाइम की, समय की अवधारणा और अंतरिक्ष की अवधारणा हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज एज ओल्ड एज द क्रिएशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वॉज क्रिएटेड अलॉन्ग विथ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, हाउएवर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएशन इज मेजर्ड आफ्टर वाटर। जो समय की धारणा है या बोल सकते हैं टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही पुराना है जितना कि ब्रह्मांड, ये जो दुनिया है हमारी, जितनी पुरानी हमारी दुनिया है उतना ही पुराना हमारा समय है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वॉज क्रिएटेड अलॉन्ग विथ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इस दुनिया में जब इंसान ना आया होगा, मतलब जब इंसान भी ना आया होगा, जब सिर्फ दुनिया में सिर्फ पृथ्वी थी, जो सृष्टि थी उसका जब विकास हो रहा होगा, तब से ये इतना पुराना, इतना प्राचीन ये समय है। हाउएवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ टाइम इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएशन इज मेजर्ड आफ्टर वाटर। हालांकि ये सृष्टि, ये जो ब्रह्मांड है, इसके जो विकास में समय के योगदान को जल के बाद ही माना गया है। जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, जो हमारे भारतीय जो पहले के ऋषि मुनि थे, उन सब ने ये आंका कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब समय से पहले जल आया है। क्यों? क्योंकि जल के बाद ही सारी चीज़ें, जितनी एलिमेंट्स है वो क्रिएट हुई हैं। ये हम सारी चीज़ें आगे भी पढ़ेंगे। तो एक सेकेंड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू नासदीय सूक्त, the creation of the universe is believed to have been from water. According to the belief, water helped in the creation of the universe. अगर हम बात करें नासदीय सूक्त के अनुसार, ये सूक्त हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में जिसका नाम है द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर। उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसका वहाँ पर वर्णन आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस वहाँ किया गया है। तो अभी आप बस नाम याद रखिए कि हाँ, नासदीय सूक्त के अनुसार जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो जल से ही मानी गई है। जो हमारा ब्रह्मांड है ना, तो इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से माना गया है? वाटर से, जल से। इस धारणा के अनुसार अगर हम बात करें, ये जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट
सृष्टि जब निर्माण हुई है उसमें क्या क्या सहायक था? 5 एलिमेंट्स हमने बचपन में भी पढ़ा है कि जो हमारे 5 तत्व कौन कौन माने गए हैं? फायर, आग, वाटर, जल, एयर, हवा, अर्थ, पृथ्वी एंड स्काई मतलब आकाश। ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इसमें भी सबसे पहले वाटर को ही रखा गया है। इसमें जो जल है ना, जो हमारा वाटर कैम फर्स्ट एंड द अदर एलिमेंट्स इवॉल्व फ्रॉम इट। दिस वॉज अ फिलॉसफी born डायरेक्टली फ्रॉम एक्सपीरियंस। वाटर मेक्स नेचर ग्रीन एंड मेक्स लाइफ पॉसिबल। ये इसमें बताया गया है कि जो हमारा जल है, जल सर्वप्रथम आया है, हमारा पानी हमारा सबसे पहले आया है, उसी से बाकी तत्वों का निर्माण हुआ या विकास हुआ, आप कह सकते हो। यह सीधे साधे अनुभव से ही जो फिलॉसफी है, दर्शन है हमारा, वो लोग इसको देखे। कौन? हमारे जो पुराने इंडियन जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें आंकी, उन्होंने देखा। और जो हमारे पुराने फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर, उन सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि सबसे पहले वाटर आया है, उस वाटर से ही आगे की एलिमेंट्स जो हैं वो क्रिएट हुए। इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं क्योंकि बिना पानी के, अब पानी आया तो पानी से वाटर साइकिल जैसे हुआ तो बादल बने, पृथ्वी बनी, जिसकी वजह से पेड़ पौधों में ग्रीननेस आई, है ना, हरियाली आई, लाइफ पॉसिबल हो पाया। कहाँ? अर्थ में। तो सबका अगर बोला जाए, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो हमारा फर्स्ट थिंग है, एलिमेंट्स है, वो हमारा वाटर है, वही आया। टाइम उतना मतलब टाइम उसके बाद आया। वाटर इज़ अ फर्स्ट कैम टू इन दिस ब्रह्मांड। ओके, सो थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट कॉजिंग फोर्स ऑफ क्रिएशन। इसमें भी यही बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद के अनुसार हम बोलें तो जो सृष्टि का प्रथम जो सत्ता होता है, एक तरह से बोल सकते हो आप, कॉजिंग फोर्स, मतलब एक प्रथम कारक सत्ता होने के कारण सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़रूरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट कॉजिंग फोर्स ऑफ क्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले इसी का क्रिएशन हमारे इस ब्रह्मांड में हुआ है। ये कौन कह रहा है? अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार पानी, जल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सबसे पहले क्रिएट हुआ है इस ब्रह्मांड में। सो अब हमारा फोर्थ पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन, द नेचर ऑफ ऋग्वेदा इज़ अ सिंपल रियलिज्म। इट इज़ इमेजिन्स ओनली वन वाटर from which gradually other elements evolved, but creation of the universe was not possible by water alone. There is a long gap between the development of sky, fire, water and air from the state of water. अगर हम डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार बात करें तो जो ऋग्वेद के जो ये इसका जो प्रवृत्ति या फिर आप इसका नेचर बोल सकते हैं, उसका जो नेचर है वो सिर्फ जल के लिए ही नहीं बताया गया है। ये कौन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू राधाकृष्ण, मतलब जो हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी हैं उनके अनुसार वो उन्होंने मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, ये इट्स अ स्टेटमेंट, उन्होंने बस अपनी इसमें राय दी। उन्होंने ऐसा बोला कि जो द नेचर ऑफ ऋग्वेदा, उन्होंने ऐसा कहा कि ये जल बस परिकल्पना करता है जिसमें धीरे धीरे दूसरे तत्वों का विकास हुआ। इनका भी यही मानना है कि जल आया उसी ने ही सारी एलिमेंट्स का मतलब धीरे धीरे विकास किया, लेकिन सृष्टि की रचना अकेले जल नहीं कर सकता। उनका मानना है कि जो ये सृष्टि है, जो ये ब्रह्मांड है, वो सिर्फ जल ही नहीं कर सकता, वही बस रचना नहीं किया है, इसमें पता नहीं कितने तरह के चीज़ें इसमें एलिमेंट्स में मतलब हुई होंगी। तो सही बात है कि अकेले जल ने ये सृष्टि नहीं बनाई, लेकिन जल ही सबसे पहले आया जिसने इन सारी एलिमेंट्स को क्रिएट किया। तो सारे एलिमेंट्स जब साथ हो गए तब ये हमारा ब्यूटीफुल सृष्टि, ब्यूटीफुल जो वर्ल्ड है, ये क्रिएट हुआ। ये सारे एलिमेंट्स जब मिल गए तब आज हमारा ब्रह्मांड और ज़्यादा सुंदर दिखता है और सारी चीज़ें इसमें फैसिलिटी अगर बोली जाए तो है। इस तब पॉसिबल हो पाया क्या? हमारा पेड़ पौधे, जल, सांस लेने के लिए वायु, ये सारी चीज़ें क्रिएशन तो वाटर ही हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे वाटर ने क्रिएट किया एलिमेंट्स को, ये सारी एलिमेंट्स जो क्रिएट हो गए तो दोनों सब लोगों ने साथ मिलकर एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया। हमारा लास्ट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू नासदीय सूक्त, in the beginning there was neither day or night, therefore the past and future etc which give the understanding of time were also absent. अगर हम नासदीय सूक्त के अनुसार बोले तो जो पहले मतलब स्टार्टिंग में, आरंभ में ना दिन था ना रात, therefore इसलिए the past and future etc which give the understanding of time were also absent. In this way the presence of time is self evident from the millions of years that passed between the zero state and universe full of day and night. मतलब अगर हम नासदीय सूक्त के अनुसार बोलें तो स्टार्टिंग में, आरंभ में ना दिन था ना रात, इसलिए समय का जो बोध होता है, मतलब समय को बोध कराने वाली जो टाइम है कौन? पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट भूत
एंड फ्यूचर भविष्य, इन सब का भी एक तरह से बोला जाए तो इनको कोई नहीं जानता था उस टाइम पे, बिकॉज ये भी टाइम है, भूत भविष्य वर्तमान ये भी टाइम है, ये भी समय है, इसलिए इन सारी चीज़ों का पहले क्रिएशन नहीं था। विच गिव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम वेयर आल्सो अब्सेंट, ये पहले इसको समझने के लिए, टाइम को समझने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी। In this way, the presence of time is self-evident from the millions of years that passed between the zero state and universe full of day and night. इसी तरह शून्य अवस्था से दिन रात, ये जो भरपूर जो ब्रह्मांड है, इन ब्रह्मांड में जो आने वाले बीच में जो लाखों करोड़े मतलब लाखों करोड़ों जो ईयर्स थे, वर्ष बीते, उनसे समय की उपस्थिति समझ में आती है कि हाँ टाइम था, क्योंकि जो ब्रह्मांड में इतनी सारी चीज़ें घटित होती थी, जो मूवमेंट हो, जो सारी चीज़ें वहाँ क्रिएशन होती थी, इधर उधर होती थी, और डायनामिक चीज़ें जो होती थी, तो इससे ये पता चलता था, और जो बीत जाता था तो इससे ये पता चल जाता था कि हाँ टाइम भी होता, समय वहाँ पर उपस्थित था। Therefore, अतः it can be said that apart from the contribution of the 5 elements, time also contributed in the creation of the universe. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सृष्टि का निर्माण है, जो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, इसमें ये पंच तत्वों के सहयोग के अलावा समय का भी योगदान रहा। हमारे पंच तत्वों के साथ साथ समय का भी मतलब योगदान रहा, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड था उसमें इतने करोड़ों साल, लाखों करोड़ों साल बीत गए, और भले समय को हम मनुष्य नहीं खोज पाए, नहीं जानते थे, लेकिन पहले जब इसके बारे में अध्ययन किया गया हर चीज़, तो ये समझ में आया कि जो हमारा सृष्टि है, इसमें जितनी सारी चीज़ें, डायनामिक चीज़ें हुई, जो भी घटित हुआ, इसका मतलब यह सिद्ध हो जाता है कि समय भी था, और समय का जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो सहयोग है, वो पंच तत्व जैसे हैं वैसे उसका भी पूरा उसमें सहयोग हुआ है। स्पेस है, स्पेस इज़ अ वर्चुअल स्ट्रक्चर, अंतरिक्ष एक आभासी संरचना है जहाँ प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, और वेरियस टाइप के मतलब विभिन्न प्रकार के उसमें स्मॉल एंड बिग बॉडीज़ पाई जाती हैं, और पार्टिकल्स मतलब कि उसमें कण पाए जाते हैं। देयरफॉर इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि जहाँ मतलब पिंडों का गतिमान हो, है ना, अंतरिक्ष का गतिमान हो, वह अंतरिक्ष में प्लैनेट्स, स्टार्स एंड मतलब डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स जहाँ मूविंग कर रहे हो, वहाँ स्पेस होता है, हम उसे आभास कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे स्पेस को आभासी बताया गया है कि स्पेस इज़ अ वर्चुअल स्ट्रक्चर। इसे हम मतलब आभास कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ जहाँ प्लैनेट्स हो वहाँ स्टार्स भी होंगे, वहाँ बहुत डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स मिलेंगे, और वो इसलिए हम ये सारी चीज़ों को कह सकते हैं कि हाँ स्पेस एक आभासी संरचना है। Second point is, on the other hand, time is merely a one-dimensional structure. Its quality is that it can witness every event happening in the universe. It gives an idea of the sequence, frequency, interval and mutual relationship between two or more events. इसका जो गुण है ना, वो जो ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनका ये साक्षी बन सके, इसका ये गुण है। और वहाँ जितनी भी एक या दो से अधिक घटनाएं हो रही हैं, उसका जो क्रमानुसार चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे जो अंतराल इंटरवल्स हो रहे हैं, वहाँ जितने भी चीज़ें हो रही हैं आपस में, उन सारी चीज़ों को कौन मतलब समझाता है, कौन दिखाता है, कौन मतलब बोला जाए तो उसका कौन साक्षी है, वो है टाइम। इन सारी चीज़ों को कौन आभास करवाता है, वो है टाइम। मतलब यूनिवर्स में जो सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, एक्सीडेंटली हो रही हैं, इंटरवल जो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ों का मतलब विटनेस हो गया हमारा टाइम। In practice, time is a virtual but relative entity. On the other hand, there are many references in the scriptures in support of the absoluteness of time. It has been believed that time is free from external influences, visible and invisible events. It controls events, but it is not affected by anyone itself, so its speed always remains the same. Time is not the supremacy of time was accepted by saying that it's we who are created and perish. इस पॉइंट का मतलब है, इन सारे पॉइंट्स में एक बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है कि जो टाइम है इसमें बताया गया है कि यूनिवर्स में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उस पर ये नियंत्रण रखता है, मगर स्वयं को किसी से प्रभावित नहीं होने देता। ये टाइम ना तो वापस आता है, ये फिक्स होता है, ये स्थिर होता है, और ये प्रभावित बिल्कुल नहीं होता, चाहे घटनाएं कैसी भी हो। चाहे अगर फॉर एग्जांपल बात करें तो भूकंप आए या कहीं कोई घटना हो, कुछ भी हो जाए, समय नहीं रुकता। इसमें भी वही बताया गया है कि अंतरिक्ष में चाहे जितनी भी घटनाएं हों, लेकिन समय से कोई मतलब नहीं है। समय सिर्फ उस चीज़ का साक्षी होता है, विटनेस होता है, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता समय को। चाहे साइंटिस्ट आज स्पेस तक भले पहुंच गए हैं, लेकिन टाइम तक कभी मतलब आज तक कोई नहीं पहुंचा। आज तो अंतरिक्ष में भी पॉसिबल है, जा सकते हैं, हमारे इंडिया गया तो अंतरिक्ष में जा सकते हैं, बट टाइम
टाइम ट्रैवल आज तक तो समझ में नहीं आया किसी ने किया, क्योंकि टाइम जो है वो कभी पीछे नहीं जाता, और इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो समय है वो प्रभावित नहीं होता, इसलिए उसका जो गति है वो सदैव मतलब ऑलवेज एक समान ही रहती है। काल नहीं मिटता, हम भले मिट जाएं, बल्कि इंसान मरे, जिए, बने, मिटे, लेकिन समय नहीं मिटता। इसमें यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ऐसा कौन बोला है? परम सत्ता को स्वीकृति, ये जो चीज़ परम सत्ता है, परम सत्ता की स्वीकृति दी गई है इसमें कि जो टाइम है वो कभी नहीं रुकता, ना ही किसी से प्रभावित होता, और काल नहीं मिटता। उनकी जो कोट्स है वो है, काल नहीं मिटता, हम ही मतलब बनते हैं, मिटते हैं, समय नहीं रुकता। In monotheistic thinking, the concept of time or an eternal entity like that other than God used to question the supremacy of God. That is why, to show the supremacy of God, Lord Krishna said in the Gita, Kalashmi, Am time. Here, time is indicative of the occurrence of all events, cosmic expansion. It has been uttered from the mouth of Lord Krishna, hence it also gives the sense of immense power. इसका जो मेन पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि जो एकेश्वरवादी के जो चिंतन थे वो कह रहे हैं कि जो परमात्मा की जो अगर बोला जाए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपरमेसी है भगवान की, गॉड की, उसमें लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं, मतलब जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो गीता में लिखा है, उसमें अकॉर्डिंग टू गीता इसमें लिखा गया है कि जो लॉर्ड कृष्णा है हमारे, वो कहते हैं कि मैं ही समय हूँ। उसमें लिखा है गीता में, श्री कृष्ण ने कहा, कलाश में मैं ही समय हूँ, यही काल समस्त घटनाओं के होने, और जो ब्रह्मांड में जितनी भी विस्तारक चीज़ें हैं वह सब श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित हुआ है, इसलिए वह विराट शक्ति का भी बोध कराता है। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, गीता में बताया गया है, इसका वर्णन है कि कृष्णा जी कहते हैं कि कलाश में मैं ही समय हूँ। समय का मतलब यही कि जब वो थे, जितने भी समस्त घटनाओं का जो समस्त घटनाएं जितनी होती थी, ब्रह्मांड में जितनी सारी चीज़ होती थी, श्री कृष्ण के मुख से वो उच्चारित हुआ है, उन्होंने ऐसा कहा है, इसलिए वह एक विराट शक्ति का भी बोध कराता है। अब हमने अंतरिक्ष को जाना कि हाँ उसमें प्लैनेट्स होते थे, स्टार्स होते थे, और उसमें ये भी जाना कि टाइम का उसमें टाइम भी बताया गया, बिकॉज टाइम एंड स्पेस इज़ इंटर रिलेटेड। सो हमें टाइम एंड स्पेस के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। हमने स्पेस के बारे में अभी मतलब कवर किया कि स्पेस क्या होता है, स्पेस में क्या कितनी सारी चीज़ें डायनेमिक होती हैं, वहाँ चाहे कोई भी घटनाएँ हो जाएँ उसका साक्षी कौन होता है? टाइम होता है। तो अब हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज़, the above study proves that Vedic scholars have had two clear conceptions regarding time. मतलब इसमें कहा गया कि हमने जो सारी चीज़ें भी ऊपर पढ़ी है ना, अभी जो हमने अध्ययन किया है उसमें ये सारी चीज़ें बताया गया, उसमें ये सिद्ध होता है कि जो समय है, जो समय को लेकर जो हमारी वैदिक आचार्य जो थे, उनकी जो धारणाएँ थीं वो क्या रही हैं, तो हमने भी पढ़ चुका है कि वैदिक आचार्यों की जो धारणाएँ थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। सेकेंड पॉइंट हमारा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, टाइम वॉज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेबल, अनमूविंग एंड इनफाइनाइट एंटिटी इन विच एवरीथिंग हैपेंस। मतलब जो अगर हम टाइम की पहली कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, पहली अवधारणा के बारे में बात करें, तो जो समय है ना, समय एक स्टेबल थिंग है, मतलब समय एक स्थिर है, समय को स्थिर बताया गया है। अनमूविंग मतलब विचलहीन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। विचलहीन का मतलब होता है जो इधर उधर मूव नहीं कर सकता हो। एंड इनफाइनाइट, और इसको सत्ता हिंदी में इसको बोलते हैं टाइम को, कि ये इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें सब कुछ घट रहा है। टाइम इस कॉन्सेप्ट में, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, टाइम का ये जो अवधारणा है उसमें बताया गया है कि समय एक स्टेबल है, अनमूविंग है और इनफाइनाइट है। चाहे कुछ भी होता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, समय स्थिर है, विचलहीन है, और इसमें कुछ भी हो सकता है, और ये इनफाइनाइट है। इट इज़ सो वास्ट दैट ऑल द प्लैनेट्स, स्टार्स एंड Nubile keep moving in it, or it is the only observer and witness of all events and movement. इसमें भी वही चीज़ें दी गई हैं कि ये इतना विस्तृत है, एक तरह से इट्स सो वास्ट, मतलब इतना बड़ा है, ये इतना विस्तृत, इतना फैला हुआ है कि जो सभी ग्रह हैं, हमारे ग्रह, प्लैनेट्स, स्टार्स है ना, नक्षत्र, तारे है ना, ये सारी चीज़ें इतनी गतिमान रहती हैं स्पेस में ये सारी चीज़ें मूविंग है, स्पेस में ये सारी चीज़ें हैं और वो मूविंग करती रहती हैं, वो अपना कार्य कर रही हैं। उसके बीच जो समय है वो सारी चीज़ें ये सब कुछ देख रही होती है, स्टेबल होती है, अनमूविंग होती है, और ये इनफाइनाइट होती है। इसके सामने चाहे कुछ भी गतिमान हो, ये उन सारी घटनाओं को और गतियों को एकमात्र ये एक साक्षी है, और यही सब कुछ देखता है, और ये सारी चीज़ों का एक लौता विटनेस है।
इट इज़ द नेचर ऑफ टाइम टू कीप हैपनिंग विथ इवेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पास्ट, मतलब भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान काल और फ्यूचर भविष्य काल, इनके रूप में जो घटनाएं एक साथ घट रही हैं, है ना। एक तरह से समय का स्वभाव है घटना, ये समय का हमारा नेचर क्या है, टाइम का नेचर ऑफ टाइम बताया जाए तो ये टाइम इज़ अ डायनामिक, नहीं टाइम इज़ अ नॉट डायनामिक, स्पेस इज़ अ डायनामिक, टाइम इज़ अ अनमूविंग, टाइम इज़ अ स्टेबल एंड टाइम इज़ इनफाइनाइट। ये हमारा किसका स्वभाव है, समय का। और क्या स्वभाव है इसमें, एक और पॉइंट हमारा बनता है इसमें कि इट्स अ वेरियस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका जो फॉर्म है वो सिर्फ 3 है, पास्ट मतलब भूतकाल, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, फ्यूचर मतलब भविष्य। मतलब जो भी बीत चुका वो हो गया हमारा पास्ट, जो चल रहा है वो हो गया हमारा प्रेजेंट, एंड फ्यूचर जो भविष्य में होने वाला है। सिर्फ यही मतलब यही चीज़ें बस टाइम में आता है। इट इज़ ओनली विटनेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बट ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ देम। इट हैज़ नेदर और बिगिनिंग नॉर एंड एंड। बोथ दीज बिलीव्स अबाउट टाइम स्टिल एग्जिस्ट इन द सेम फॉर्म टुडे। यही सिर्फ साक्षी है, एक तरह से बोला जाए तो यही केवल घटनाओं का, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसका सिस्टमैटिक विटनेस है, बल्कि उनका जो ये हिसाब भी रखती है। इसका स्पेस का हिसाब कौन रखता है, वहाँ की घटनाओं का हिसाब कौन रखता है, तो सिर्फ कौन रखता है, टाइम रखता है। उनकी ना शुरुआत है ना ही अंत। समय को लेकर ये दोनों ही धारणाएं आज भी उसी रूप में विद्यमान हैं, आज भी इसी रूप में विद्यमान है। और आज हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर पढ़ भी रहे हैं। टाइम मतलब काल, ये सारी चीज़ें सिर्फ स्पेस में या कहीं भी ये ऑल राउंडर है, कहीं भी कुछ भी हो, यही सिर्फ विटनेस होती है। और इसका फॉर्म अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 ही है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये डायनामिक नहीं है, स्पेस इज़ अ डायनामिक, ये अनमूविंग है, अनचेंजेबल है, स्टेबल है एंड इनफाइनाइट। बस ये कुछ कीवर्ड्स आप याद कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट। इन दिस वे दिस इज़ द प्रोबेबली द ओनली कॉन्सेप्ट अबाउट which very little change has taken place in human thoughts from the beginning till today. It is certain that as long as time was subject of philosophy, it was considered objectively, especially in Jain and Buddhist philosophy, there was a serious contemplation on the existence of time over time instead of considering the philosophical and scientific aspect of time, only its practical aspect was discussed. इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत ही कम ही चेंजेस किए गए हैं। इट्स वेरी लिटिल चेंजेस हैज़ टेकन प्लेस। इसमें बहुत ही कम चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि जब साइंटिस्ट हम पढ़े हों, जब हमारे विद्वान सब लोगों ने पढ़ा, जैन और बुद्धिज्म के जो फिलोसफर थे और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जब अध्ययन किया, तो इसमें एक ही चीज़ सबको निकल के आई कि समय के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, और समय का ना आगे है ना पीछे है, बस ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यही हमारा इसमें बताया गया है कि जैन और बुद्धिस्ट जो फिलोसफर थे उन्होंने ये माना, उन्होंने ये इसका मतलब बहुत सीरियसली, मतलब अगर बोला जाए तो उन्होंने इसके बारे में गंभीर बातें की, इसके बारे में गंभीर चिंतन किए कि जो हमारा समय है वो दार्शनिक वैज्ञानिक के पक्ष पर और उनके जो विचार करने के बजाय उन्होंने इसको एक व्यवहारिक पक्ष में मतलब बताया गया। उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसको सिर्फ हम लोग आभास कर सकते हैं। और बाकी हम टाइम के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही इसमें ज़्यादा उनको कुछ मतलब देखने को मिला। इसमें कोई इतना चेंजेस नहीं हुआ जितना हम आज स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जितने हमें डे बाय डे नॉलेज गेन हो रही है, लेकिन टाइम में इतना नॉलेज गेन नहीं हो पाया, क्योंकि इट्स अ अनमूविंग, इट्स अ स्टेबल, ये स्थिर है। इसके बारे में अब अध्ययन उसी के बारे में किया जाता है, स्टडी उसी के बारे में की जाती है जहाँ कुछ ना कुछ चेंजेस हो। लेकिन टाइम के बारे में क्या पढ़ा जाए, टाइम चेंजेस हो ही नहीं रहा, बस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सिर्फ 3 ही चीज़ें लोगों ने इसमें पढ़ पाया। जैन और बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जितने भी सारे फिलोसफर थे, जितने भी हमारे महान विद्वान और अध्यापक, जितने भी हमारे आचार्य थे पुराने, सब प्राचीन लोगों ने इसके बारे में बहुत चिंतन किया, लेकिन उन्हें कुछ हाथ ज़्यादा खास लगा नहीं। यही इसमें बताया गया था। हमारा लास्ट पॉइंट, लेटर व्हेन कंपटीशन एंड सोशल डिविजन्स इंक्रीज्ड इन लाइफ द रिलीजियस पंडित्स लिंक्ड टाइम टू डेस्टिनी, फेट, प्रीवियस एंड बर्थ। आगे चल के जब बहुत जीवन में बहुत स्पर्धा आई, सामाजिक विभाजनकारियाँ हुई, उसकी स्थितियाँ बढ़ी, तो जो हमारे पोंगा पंडित थे उन्होंने समय को किससे जोड़ा, उन्होंने समय को भाग्य से, फेट से जोड़ा, और पुनर्जन्म से मतलब प्रीवियस बर्थ से जोड़ा कि ये एक भाग्य है, और एक पुनर्जन्म से उन्होंने इसको जोड़ा टाइम को। An absolute power was considered the regulating power. Due to this, reverence for time started growing in the human mind, behind which there was a less desire to know time and more fear. जब उन्होंने टाइम को ये सारी चीज़ें बताई, तो लोगों के अंदर जो इतनी इच्छाएं थीं वो कम हुई, और उनके माइंड में डर जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। The ill effect of fear and distrust toward time was the philosophical thinking about it almost stopped. This supported those religious pundits who used to curse people about time. मतलब
जो समय के प्रति डर और जो अविश्वास की मतलब कि जो समय के प्रति डर था और अविश्वास था, उसका जो दुष्प्रभाव हुआ वो दार्शनिक जो फिलोसोफर थे उनके चिंतन में लगभग ठहर सा गया, एक तरह से बोला जाए। इससे उन पोंगा पंथियों को सहारा मिला, जो पोंगा पंथियों के पंडित थे, उन्हें ये सहारा मिला कि समय को लेकर, इसीलिए वो लोगों को डराते थे। यही इसमें इस चैप्टर में था। अब हम अगला चैप्टर द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर आगे पढ़ेंगे। वो बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट में वो टॉपिक बहुत अच्छा है, उसके बारे में जानना चाहिए। और अगला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, उसको हम जल्दी कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग। एंड जो भी मिस्टेक्स हो गई हो तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा अपने हिसाब से। सो थैंक यू।